नमस्कार दोस्तों, साल था 1975। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है और अगले 2 साल तक लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ढेर सारे ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया जाता है और इतिहास के इस हिस्से को एक काला धब्बा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी पर। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीजन था इमरजेंसी डिक्लेयर करने का? क्यों इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था 1975 में, और क्या कारण है जिसके वजह से इसे इतना खौफनाक माना जाता है? आज के इस हिस्ट्री के वीडियो में आइए इस इवेंट को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आपको शायद जानकर ये हैरानी होगा दोस्तों कि 1975 पहली बार नहीं थी जो देश में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले 1962 की इंडो चाइना वॉर में और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी दोस्तों। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफ़ी अलग थी, क्योंकि उसके पीछे कोई एक लड़ाई या फिर कोई एक रीज़न नहीं था, बल्कि कई सारे घटनाएं हुई थी, कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखने को मिले थे, जिसका आउटकम 1975 की इमरजेंसी निकली थी। चूँकि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक्चुअली में 1969 में शुरू होते हैं, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी और 4th 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि 14 प्राइवेट्स बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार उन बैंक्स का ऑनरशिप ले लेगी उन प्राइवेट कंपनीज से। इमेजिन कीजिए, आप किसी कंपनी के मालिक हैं या फिर किसी कंपनी में आपने शेयर खरीद रखे हैं और कल को सरकार कहती है कि कल से ये कंपनी सरकार के हाथ में चलेगी, तो आपके तो सारे पैसे गए इसमें। ऑब्वियसली आप खुश नहीं होंगे इस रीजन से। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, जैसे जीआरडी टाटा और भी कई सारे इन्वेस्टर्स जो थे, इस नेशनलाइजेशन के डिसीजन को अपोज करने लगे। 18 जुलाई 1969 को डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा कि इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाएगा। लेकिन सरकार को जल्दी ही रियलाइज होता है पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को 28 को छोड़ने वाले हैं। तो ऑर्डिनेंस को बड़ी जल्दी में बनाया जाता है और ऑलमोस्ट ओवरनाइट प्रेसिडेंट के द्वारा इसको साइन करवाया जाता है पार्लियामेंट सेशन से पहले। तो एक बात तो क्लियर हो जाता है दोस्तों, इंदिरा गांधी इस पॉलिसी को कितना इंपॉर्टेंट समझती थी इस देश के लिए। इंदिरा गांधी की तरफ से जस्टिफिकेशन ये थी कि दोस्तों इस बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा तो ये बैंक्स देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं और देश के गरीब से गरीब नागरिक को अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, जो कि एक फॉर प्रॉफिट कंपनी शायद कभी ना कर पाए ऐसा, क्योंकि कंपनियां हमेशा अपने प्रॉफिट की सोचती है। बेसिकली सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म वाली बात है उन दोनों के बीच, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बीच। लेकिन ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक के जो शेयर होल्डर्स होते हैं इससे खुश नहीं होते हैं। तो उस टाइम पर एक बैंक था जिसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके एक शेयर होल्डर थे आरसी कूपर नाम था जिनका। वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं इस डिसीजन को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें छोटी सी जीत हासिल होती है। कोर्ट डिक्लेयर करती है कि ये जो लॉ है सरकार ने जो बनाया है इसको, ये डिस्क्रिमिनेट करता है इन 14 बैंकों के खिलाफ, अब जिनको नेशनलाइज किया जा रहा है दोस्तों, और ये शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अनफेयर है। तो सरकार के ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा और यहाँ से शुरू होता है दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार वर्सेस कोर्ट की बैठक। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, एक डेमोक्रेसी में हमारे देश में लेजिस्लेटिव या जुडिशियरी, इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, या फिर आपके हिसाब से कौन ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ जरा। अगर इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट्स होता है तो कौन इस कन्फ्लिक्ट्स को जीतेगा? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री दोनों ने कोशिश करी है एक दूसरे को ओवर पावर करने की, और कई बार बड़े ही अनबिलीवेबल तरीकों से। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया तो अगले साल तो इनकी सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया अमेंडमेंट लेकर आई और इस अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिवर्स कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या था दोस्तों? इसके कुछ सालों बाद एक और सिमिलर केस हुआ इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच प्रीवी पर्स को लेकर। अब प्रीवी पर्स दोस्तों एक तरह का पेमेंट हुआ करती थी जो रॉयल फैमिलीज को दी जाती थी प्रिंसली स्टेट्स की इंडिया में।
एक टाइम पर यह हुआ करती थी दोस्तों, क्योंकि सरकार ने जब सारे प्रिंसली स्टेट को यूनाइट किया था इंडिया बनाने के लिए 1947 में, तब ये कंडीशन रखी गई थी कि उनकी रूलिंग फैमिली को कुछ पेमेंट दी जाएगी भारत सरकार की तरफ से। लेकिन इंदिरा गांधी को ये पेमेंट्स पसंद नहीं आई दोस्तों, तो इनकी सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए। लेकिन इस प्रकार का बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, इसलिए सरकार ने एक नई तकनीक अपनाई। इन्होंने घोषणा करी कि प्रिंसली स्टेट को आज से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि देश में कोई रूलिंग फैमिली बचेंगी ही नहीं, इसीलिए प्रीवी पर्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से बात सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें प्रोक्लेमेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और इसके बाद आप गेस कर ही सकते हैं कि क्या हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार ने एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड करी, जिसमें क्लियरली कहा गया कि प्रीवी पर्स को हटा दिया जाएगा नए रूल के हिसाब से, और कोर्ट की जो जजमेंट थी इसको रिवर्स कर दिया गया। ये 1971 में हुआ दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है इस चीज को लेकर दोस्तों। उस टाइम की जो रॉयल फैमिली थी ऑब्वियसली इस डिसीजन से काफी ज्यादा नाराज थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करने की सोची इस डिसीजन के अगेंस्ट। इलेक्शंस लड़कर नवाब ऑफ पटौदी थे उस समय मंसूर अली खान पटौदी, जो कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के पापा थे। वो गुड़गांव से इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने 5% वोट भी प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ एक और रॉयल फैमिली विजय राजे सिंधिया और उनके माधवराव सिंधिया, इन दोनों ने मिलकर के इलेक्शंस लड़ी और ये 1971 के इलेक्शन को जीत भी गए। और आप देखेंगे कि सिंधिया फैमिली आज तक भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। तो ये कोर्ट वर्सेस सरकार की जो इवेंट्स है मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यही एक इवेंट्स थे जिन्होंने फाइनली इन्फ्लुएंस किया इमरजेंसी डिक्लेयर करने के दौरान। 1971 के टाइम में आते हैं। ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी दोबारा से इलेक्शन जीत जाती है और इस बार बड़ी ही डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बनती है। इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है और कहा जाता है कि जो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर थे और कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इंदिरा गांधी ये देखकर सिलेक्ट कर रही थी कि कौन इनके ज़्यादा करीब था। एक ऐसा आरोप जो आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगाया जाता है। जो अलग अलग बीजेपी के स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बेसिकली पॉपिट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं दी जाती है और प्रधानमंत्री ये देखकर सिलेक्ट करते हैं उनको कि कौन उनके ज़्यादा करीब हैं। 1971 वो टाइम था दोस्तों जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर एक बुरा असर देखने को मिला था। इन्फ्लेशन बढ़ी, जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं थी उनकी प्राइसेस बढ़ी धीरे धीरे। एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि उसके अंदर करप्शन देखने को मिल रहा था। इंदिरा गांधी के खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस चीज को पॉइंट आउट किया था। स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन की और भी बहुत बुरी हालत थी। 1974 में उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे चीमन भाई पटेल। उनका एक बड़ा घोटाला सामने आया था। इस तरह से उनको चीमन चोर करके बुलाया जाने लगा था। सड़कों पर आकर नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, बसें जलाई गई, दुकानों को लूटा गया और पुलिस पर हमला भी किया गया। इसे नव निर्माण मूवमेंट का नाम भी दिया गया। गुजरात की जनता की तरफ से स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि उस वक्त के स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। इंदिरा गांधी के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, इसीलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। इससे एक साल पहले 1973 में भयानक ऑयल क्राइसिस देखने को मिलती है पूरे दुनिया भर में, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस 1974 तक 300% तक बढ़ जाती है दोस्तों। एक बार फिर से आम आदमी की पॉकेट पर असर पड़ता है और इन्फ्लेशन और प्राइस राइज भयानक तरीके से देखने को मिलता है। सेम ईयर गुजरात की तरह बिहार में भी एक मूवमेंट की शुरुआत होती है स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसे लीड कर रहे होते हैं जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए जाते हैं कांग्रेस सरकार के करप्शन के अगेंस्ट और डिमांड करी जाती है कि बिहार की सरकार को भी डिसॉल्व कर दिया जाए। इसके अलावा एक और लीडर जॉर्ज फर्नांडिस 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं रेलवे वर्कर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन और हाई सैलरी डिमांड करने के लिए। 17 लाख से ज़्यादा वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं और ये उस वक्त के लिए दुनिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स बन जाती है दोस्तों। पूरा राशन पूरा काम नहीं तो होगा चक्का जाम, जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। ये कुछ नारे थे जो उन प्रोटेस्टर्स इसको उठाते थे। एक साल गुजर जाता है लेकिन इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ती है। गुजरात में जैसे उन्होंने प्रोटेस्टर्स के दबाव में आकर के गुजरात के गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया, वो ऐसा बिहार में नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट वो कहती थी कि ये जो मूवमेंट है ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने लग रही है।
इस तरह के मूवमेंट जो हैं वो एंटी नेशनल मूवमेंट्स हैं। ये जो प्रोटेस्ट हैं ये चलते रहते हैं। तो बढ़ती महंगाई और करप्शन को बढ़ते हुए आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम में देश की स्थिति क्या रही होगी दोस्तों। मानो ये सब काफ़ी नहीं था। 1975 में मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। असल में बात ये थी दोस्तों कि पिछले 2 सालों से इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था। इस केस को फाइल किया था एक सोशलिस्ट इलेक्टेड कैंडिडेट राज नारायण ने, जो इलेक्शन में खड़े हुए थे 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी के विरोधी पार्टी में, सेम सीट से, रायबरेली से। वैसे राज नारायण एक इंडियन फ्रीडम फाइटर्स भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी के इस केस के लिए ये ज़्यादा पॉपुलरली जाने जाते हैं। राज नारायण ने सीधा आरोप लगाया इंदिरा गांधी पर कि उन्होंने इलेक्शन की सीट अनफेयर तरीके से हासिल करी है। उन्होंने बैलेट पेपर्स को मैनिपुलेट किया है। 14 क्राइम रिपोर्ट किया गया इंदिरा गांधी के खिलाफ। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि उन्हें 2 क्राइम के लिए गिल्टी ठहराया गया। पहला क्राइम ये था दोस्तों कि उन पर एलिगेशन लगाए गए थे कि यूपी सरकार के द्वारा, यूपी सरकार की मदद से उन्होंने एक ऊंचा स्टेज बनाया था अपने इलेक्शन के भाषण को देने के लिए। दूसरा क्राइम ये था कि उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे थे एक टाइम में, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जो कि गलत था। सिर्फ ये 2 क्राइम की वजह से कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सीट को नन एंड वॉल्ड डिक्लेयर कर दिया और इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया गया। उस वक्त अखबारों में छपा कि ये जो डिसीजन है कोर्ट का, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी से हटा दिया गया हो एक ट्रैफिक टिकट की वायलेशन की वजह से। बेसिकली वो कह रहे थे कि ये जो गुनाह था काफ़ी छोटा था, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस था वो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि ये डिसीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया था। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई इस जजमेंट को लेकर के। अपोजिशन वालों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। वो सड़क पर उतर गए और डिमांड करने लगे कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए। तो उस समय मोरारजी देसाई ने कहा कि अब एक मूवमेंट की शुरुआत हो रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जो डू और डाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो 12 जून 1975 को आया था, और 24 जून 1975 के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था दोस्तों। इंदिरा गांधी की अपील को इस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई और जजेस ने कहा कि उनकी सारी प्रिविलेजेस छीनी जा सकती है। वो वोट नहीं कर सकती, इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती अगले 6 सालों के लिए, लेकिन अगली हियरिंग तक वो प्राइम मिनिस्टर जरूर बनी रह सकती है। कोर्ट के ये कहने के बाद सड़कों पर काफी हल्ला मच गया। अपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट की जो इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी दोस्तों। कुछ कांग्रेस के लीडर भी सड़कों पर उतर गए इंदिरा गांधी के फेवर में प्रोटेस्ट करने के लिए। जो अगेंस्ट में रैली निकाली जा रही थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, उनमें से एक रैली जो थी वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी निकाली गई थी। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि वो बाहर निकले प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने जनता से कहा कि वो पुलिस की सुनना बंद कर दे और प्रोटेस्ट करे। उन्होंने पुलिस से कहा, आर्म फोर्सेस से कहा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स से कहा वो सरकार के ऑर्डर को सीधा सीधा रिफ्यूज कर दे। ये एक तरह का डिसओबीडियंस था, लेकिन सुनकर आपको आश्चर्य होगा, इसको कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 देखोगे दोस्तों, उसमें लिखा गया है कि एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ इंडियाज सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रेबिलियन। मतलब इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है 3 कारणों से। पहला कारण है इंडिया अगर किसी देश के साथ जंग पर जाए तो। दूसरा कारण है एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर इंडिया पर हमला करता है कोई अदर कंट्री तो। और तीसरा कारण है कि देश के अंदर अगर कोई रेबेलियन हो रही है तब। तो पिछली 2 इमरजेंसी जो डिक्लेयर करी गई थी इंडिया में, तो वो वॉर के रीजन को लेकर करी गई थी दोस्तों। अब ये जो 1975 की इमरजेंसी थी, इसमें इंटरनल रेबेलियन का रीजन लिया गया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपने कुछ मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं और उनके एडवाइस पर एक रिटन नोट भेजती हैं उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के पास, रिक्वेस्ट करते हुए कि वो देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे इस तीसरे इंटरनल रेबेलियन को लेकर। और वो ऐसा कर देते हैं 25 जून की रात को। कुछ ही घंटों के अंदर ढेरों अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, LK अडवाणी, चरण सिंह। सरकार पावर सप्लाई कट कर देती है न्यूज़पेपर ऑफिस की दिल्ली में उसी रात को, ताकि अगले दिन ये न्यूज़पेपर ना छप सके। और अगली सुबह रेडियो पर अनाउंसमेंट करी जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा करी है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। एक्चुअली में रूट कॉजेज और कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन एक तो ये हाई कोर्ट की जजमेंट थी जो इंदिरा गांधी की सीट को नन एंड वॉल्ड डिक्लेयर कर देती है,
और दूसरा जेपी नारायण के जो नारे थे ये बेसिकली ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।